अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। साल 2016 के आगाज के साथ हम जानते हैं कि गुज़िश्ता साल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर फोकस करके हमने देखा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक अचीव कर ली गई। इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी ज़रूरी जो फर्स्ट स्टेप था वो हम लोग मुकम्मल तौर पर लेते हुए नजर आए फॉर 2015। पूरा जो एक ओवरऑल जायजा अगर वन सेंटेंस वन लाइनर में किया जाए फॉर ईयर 2015 तो वो ये रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पर्टिकुलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन उसके बाद जो दूसरा स्टेप है जो एम्ड होना चाहिए और एम्ड किया भी जा रहा है काफी हद तक, वो यही है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए और उसको सस्टेनेबल जो है वो कैटेगोरिकली बनाया जाए। 6 से 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे लिए दरकार है। मौजूदा पॉपुलेशन को पॉपुलेशन बढ़ते हुए जो कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसको देखते हुए उसको केटर करने के लिए हमारे लिए दरकार है। और साल 2016 के लिए रियलिस्टिक होते हुए हम जानते हैं कि 5.5% जीडीपी ग्रोथ रेट का टारगेट रखा गया है। हम जानते हैं कि एटलीस्ट ये आगे बढ़ता हुआ एक कदम है 6 to 7% हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है उसके हवाले से। लेकिन 5.5% भी तभी अचीवेबल हो सकेगा जब हम ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और तमाम सेक्टर्स को इक्वल तवज्जो दे सकेंगे। इसके अलावा अगर ओवरऑल 2015 का जायजा लिया जाए तो प्रोज ये रहे इस साल के कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को हमने देखा कि हेल्दीली बिल्ड कर लिया गया और रिकॉर्ड हाई पर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब इस वक्त मौजूद हैं, ऑल थैंक्स टू आईएमएफ सपोर्ट पर्टिकुलरली। और इससे एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि ज्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नेवरदलेस अब जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो चुके हैं, हमारी लेंडिंग एजेंसीज पे कुछ डिपेंडेंसी कम हो पाएगी और हम इंडिपेंडेंट जो डिसीजन मेकिंग है उसकी तरफ जा पाएंगे एटलीस्ट बाय 2018। लो क्रूड प्राइसेस की वजह से एक और क्रेडेंशियल ये भी रहा कि लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की बचत हुकूमत कर पाई। आईएमएफ प्रोग्राम में हुकूमत कामयाब रही लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमेशा से ज़रूरत महसूस की गई। और फॉरेन फ्रेंडशिप के एतबार से जो हम लोग अच्छे प्लेजेस हमने देखे, 46 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं पर प्योर इन्वेस्टमेंट नजर आई और कहीं सॉफ्ट लोन्स की सूरत में प्लेज की गई है पाकिस्तान में फ्रॉम चाइना अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विजन 2025 के तहत भी हमने देखा कि एक लॉन्ग टर्म विजन नजर आया, लिहाजा ये भी एक क्रेडेंशियल है। और इसके अलावा यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर भी एक अच्छा इकदाम रहा है, एक अहम क्रेडिट है जिसको डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन नई मंडियों की तलाश अभी भी हम लोग उस तरह से नहीं कर पाए और उसके हवाले से जो एक्सप्लोरेशन है अभी भी हम लोग अवेटेड है हमारे लिए। और मोर ओवर मिसिंग लिंक्स में टैक्सेशन रिफॉर्म्स भी रहे, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी रहा। टैक्सेशन रिफॉर्म्स के अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और इससे जो को रिलेट करती हुई चीज है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के मजीद दो बहुत अहम फंडामेंटल्स हैं, इस तरफ रुझान की भी हमने टू एन एक्सटेंट कमी देखी। एक्सपोर्ट्स में हमने देखा कि काफी हमारे टारगेट्स मिस हुए, रादर पहली दफा हम लोग डिक्लाइन की तरफ जाते हुए नजर आए। लेकिन एक दफा फिर से जो कमोडिटी प्राइसेस में कमी है उसको कहा गया कि ये इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट्स में जो है वो डिक्लाइन नजर आ रहा है और एक ये रीजनल या वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। इन तमाम इतबार पर हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे, प्रोज और कॉन्स को इवैल्यूएट करेंगे और प्रोज को सेलिब्रेट करने के साथ साथ जो हमारे मिसिंग एलिमेंट्स हैं उनको अब्रिज करने के लिए किस चीज की किन जो इकदाम हैं या मेजर्स हैं उनकी जरूरत है या दरकार है। हम आज तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और होलिस्टिक एक डिस्कशन रखेंगे हमारे मौजूद पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ आज स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है मिस्टर जुल्फिकार थावर, प्रेसिडेंट हैं आप यूनिसेम के। मिस्टर परवेज मद्रास वाला भी हमारे साथ हैं, चेयरमैन फॉर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम। इंजीनियर एम ए जब्बार इज ऑल्सो विद अस, एक्स चेयरमैन फॉर साइट एसोसिएशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल डॉक्टर अयूब मेहर, इकोनॉमिस्ट हैं और एफपीसीसीआई से आपका ताल्लुक है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने शिरकत की हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्कशन में, जहां पर हम लोग होलिस्टिक जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं 2015 का और आगे देख रहे हैं कि जो एम्स रखे गए हैं साल 2016 के लिए वो कैसे अचीव हो पाएंगे। इंजीनियर साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी, आप बताइएगा अगर पावर सेक्टर में हम लोग बात कर रहे हैं, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है, ये कुछ ऐसे दो सेक्टर्स रहे जहां पर बहुत ही अनडिवाइडेड किस्म की अटेंशन एटलीस्ट लफ्जी तौर पे हमने कहा कि देखी गई और प्लेजेस भी जो हैं वो किए गए। क्या आपको लगता है कि उसके अचीवमेंट के लिए 2016 एक अहम साल रहेगा और कैसे हम लोग ये जो मिसिंग लिंक्स रहे हैं 2015 में उनको अब्रिज कर सकते हैं फॉर दिस कमिंग ईयर और फॉर दिस प्रेजेंट ईयर? हुकूमत के इन 2 सालों में हमने जहाँ तक बातों के हद तक बहुत सारी बातें की गई हैं। जहाँ तक प्लेजिंग की अगर हम बातचीत करें तो प्लेजिंग भी बड़े अच्छे किस्म के वर्डेड वे में बहुत ऊपर से की गई है। प्रोमिसेस की अगर बात करें तो यस वी मस्ट लिव बाय द प्रोमिसेस एंड विद द प्रोमिसेस, मगर जिसको हम कहना चाहिए कि एक प्रैक्टिकल, जिसको कहना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी पावर पॉलिसी, जो शुरू में पहली पावर पॉलिसी आई जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एड्रेस किया, मैंने भी सुना, उसके सैलिएंट फीचर्स
एज फार एज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ कंसर्न मुझे बहुत अच्छे लगे। कुछ चीज़ें मुझे आज भी याद हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मैं कहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे बड़ी चीज़ जिसको मैं कहूँगा एक शॉर्ट टर्म रिहेबिलिटेशन। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमारे पास जो पावर प्लांट्स काम नहीं कर रहे हैं या जो पावर प्लांट्स इनएफिशिएंट हैं या जिन पावर प्लांट्स को हमने ट्रैक में लाना है या जिनमें एक फ्यूल इकोनॉमाइजेशन के हवाले से कोई अल्टरनेट फ्यूल का इस्तेमाल करना है, वो बातें थी उस पॉलिसी का एक हिस्सा। मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस उस पॉलिसी का सुनाता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कही कि हम सबसे पहले इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी की तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मिसाल दी कि 655 मेगावाट जेनकोस का मतलब यह है कि पब्लिक सेक्टर की पावर जनरेशन कंपनीज 13 अरब रुपए पर मंथ पे बना रही हैं और आईपीपीज जो कंपैरेटिवली उसके एफिशिएंट हैं वहाँ पे 1050 मेगावाट जो है वो 10 अरब रुपए में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी, उसमें हमारी चॉइस होगी एफिशिएंसी। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि अभी तक आई हैव टू येट टू सी एनी ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये सब बातें कही तो 8 महीने के बाद प्लानिंग के वजीर को ख्याल आया कि प्राइम मिनिस्टर से तो हमने सारी बातें कहलवा दी, मगर हमने उनको ये नहीं बताया कि हमारे पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी जो है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अगर हम 3 से 4 हज़ार मेगावाट फास्ट ट्रैक पे ले जाएं तो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इतना वीक है। और ये बातें मैं कह रहा हूँ जो अखबारों में आ चुकी हैं, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। अब एक पावर पॉलिसी के बगैर अगर आप एक डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप काम करने की कोशिश करती हैं तो सप्लाई चेन, वैल्यू चेन और एक डेवलपमेंटल चेन जो है उसको आप ब्रेक करते हैं। उसके बाद दूसरी पावर पॉलिसी आई, फिर वो पावर पॉलिसी तकरीबन पावर प्रेजेंटेशन से आगे नहीं चल सकी। दूसरी पावर पॉलिसी आई, उसको स्क्रैप कर दिया इन्होंने। उसका ड्राफ्ट मैंने भी पढ़ा, बुरा नहीं था, इसलिए स्क्रैप किया कि 18 अमेंडमेंट के बाद चूँकि प्रोविंसेस जो है वो पार्ट 2 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के हवाले से उनका एक असर या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो लेटेस्ट डिस्कस दिस इन सीसीआई। 10 महीने हो गए हैं, अभी तक सीसीआई की कोई मीटिंग नहीं हुई है। मैंडेटरी हर 3 महीने के बाद होनी चाहिए। तो मेरे अपने ज़ाती ख्याल में कि अगर हम एक साउंड वर्डेड और एक डिज़ायरिंग वर्डेड चीज़ों की बात करते हैं तो उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता अगर उसके पीछे एक पॉलिसी नोटिफाइड एग्रीड अमंग दी प्रोविंसेस जो है उसकी एक थ्रस्ट मौजूद ना हो। यहाँ पे उस थ्रस्ट में आज भी मुझे कमी नज़र आती है। कायदे आज़म सोलर पार्क फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक पावर सिस्टम का इंजीनियर हूँ और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप भी उस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। उसकी एक प्रोडक्टिव कैपेसिटी या यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में कितनी आरा आई कि 1000 में से बड़ी मुश्किल से हम जो है 12-13% उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। लेकिन अच्छा इंजीनियर साहब, एक मुझे व्यू ये भी नजर आया था कि जाहिर है क्योंकि इट्स अ सोलर पावर प्लांट, तो ये हमने ये देखा है कि जब वो एट पीक होता है या अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी जब वो दिन के पीक आवर्स में डिलीवर करता है तो वो इट इज अप टू द मार्क, अप्रोक्सीमेटली 80% तक उसकी एफिशिएंसी होती है। देखिए मोना, सबसे पहले खुद फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं कि हमें अपनी जीडीपी ग्रोथ के लिए सन 2016 में हमें क्या करना है, अपनी रिसोर्सेस को इन्हांस करना है, एक्सप्लॉइट करना है, उनको सर्च करना है और उनको वैल्यू ऐड करना है जो भी रिसोर्सेस हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम अपने तरफ देखें तो हमारे पास एक बास्केट ऑफ अरेंजमेंट में हमारे पास कई हर्डल जो है वो एक अवेलेबल पॉइंट्स हैं जिसमें छोटे छोटे 100-150 मेगावाट के 18,000 कम्युलेटिव, आज से नहीं 20 सालों से हम पढ़ रहे हैं। यूएसएड के बार बार उसमें जो है वो एक चेंजेस आती हैं। 2 साल हो गए हैं। अगर आपको याद होगा कि शेल गैस के बारे में एक अपडेटेड रिपोर्ट आखिर फिर यूनाइटेड स्टेट्स की एड ने जो है वो निकाली है। 53 TCF इज़ ईजिली रिकवरेबल शेल गैस, मगर आज भी हम गैस इंपोर्ट करने की तरफ पड़े हुए हैं। 10-10 बिलियन डॉलर की लाइनों की हम बात करते हैं। घर में आपके एक चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उस पर जो है उसको एक्सप्लॉइट करने के बजाय हम ऐसा लगता है कि सभी इंडेंटर बन रहे हैं, इंपोर्टर बन रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में इंपोर्टर को एक इंडेंटिंग कमीशन मिलती है, आई एम सॉरी टू से दैट कि ऐसा लगता है कि ये साइकी जो है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हर जगह हो रहा है। चीज़ों को ईजी तरीके से हासिल करने की जद्दोजहद ज़्यादा है। मुश्किल और सस्टेनेबल
लॉन्ग ड्यूरेशन और मीडियम टर्म ड्यूरेशन के फ़वाइद के मुतालिक हम काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी में इसी के हम लोग जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं या गैस के हवाले से जो हम देख रहे हैं, एलएनजी का जो पैकेट्स हैं इंपोर्ट, अगर वो भी बात करें, और ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, उनको मैं चाहूँगी आप एट लेंथ डिस्कस करें। आई विल गेट टू यू इन द सेकंड राउंड ओनली, ताकि आप एट लेंथ इसको जो है वो एलैबोरेट करें। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, 2015 का अगर हम जायज़ा लें, आपको लगता है इकोनॉमिकली हम वाइबल बने? और 2016 के हिसाब से अगर हमने 5.5% का जो जीडीपी ग्रोथ रेट टारगेट रखा है, कितना रियलिस्टिक है और अचीवेबल कितना है? मोना, देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कि आपने एक चीज़ इंडिकेट की, उसको थोड़ा सा मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ कि हमने जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जिनकी तरफ आपने इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा किया, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बिल्डिंग है, उसका क्रेडिट मैं नहीं समझता कि हम आईएमएफ को उसका क्रेडिट दे दें, जिसकी तरफ आपने इंडिकेशन दी कि उसको आपने थैंक्स का, ठीक है, वो मतलब एक उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रियलिस्टिक जो एलिमेंट है, आप जो हमारे फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी लगभग $20 बिलियन हो जाते हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो इसकी बिल्डिंग में बहुत बड़ा उनका रोल होता है। आईएमएफ के आप 4 ट्रांच लेते हैं, $1.5 बिलियन, हार्डली अगर वो सब मटेरियलाइज होती हैं तो $6 बिलियन। $20 बिलियन जो आप फॉरेन रेमिटेंसेस से जनरेट कर रहे होते हैं, वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा, जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, मिसिंग लिंक नहीं है ये टैक्सेशन वाला जो आपने कहा, इट इज़ नॉट ए मिसिंग लिंक। टैक्सेशन में यू थिंक हम लोग काफ़ी एट पार रहे हैं 2015 में? नहीं, इसमें हमने जो पॉलिसी, देखें, 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है पॉलिसी की, जब भी आप रिफॉर्म, आपने कहा ना कि हम रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, मैं एग्री करता हूँ, रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग की फिर पहली स्टेज जो होगी वो तो पॉलिसी रिफॉर्म्स होगी। जो उसकी आउटपुट आनी होती है वो दूसरी तीसरी स्टेज पर जाके आप आउटपुट को देखते हैं कि इंडिकेटर्स इंप्रूव होने शुरू हुए। मैक्रो इकोनॉमिक की इंडिकेटर्स की इंप्रूवमेंट नज़र आती रही है। देखिए, जीडीपी का ठीक है, 7% टारगेट है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ कि 7% हमें इन एनी केस अचीव करना है। एफपीसीसीआई के प्लेटफॉर्म से हम लास्ट ईयर से ये बात कहते आए हैं कि मिनिमम टारगेट आप रखें 7%, इसको आपने अचीव करना है। लेकिन जब आप 3 और 4% के दरमियान थे, वो ब्रेक हुआ है, यू टर्न लिया है ना, यू टर्न लिया है, आप पॉट की तरफ जा रहे हैं। 4.4% है, 5 का टारगेट रखा है, 4.2 है, और अब 5.5 के टारगेट की तरफ एक यू टर्न तो लिया है। वो जो 3% और 4% के दरमियान एक विशियस सर्कल बन चुका था, वो एक रिकवरी हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस में हुई है। इन्फ्लेशन 3% के अराउंड अब हम आ गए हैं, वो एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट थी। एफडीआई का बहुत बड़ा एक मसला था कि हमने कहाँ तो पीक पे $7 बिलियन को टच किया था, फिर हम बिलियन की बात ही ख़त्म हो गई थी, फिर हम लेस देन 500 मिलियन चले गए थे वहाँ। अब नवंबर दिसंबर के जो आखिरी 2 मंथ थे, इनमें एफडीआई में भी फिर दोबारा से यूटर्न आया है, और अभी कोई लगभग $800 बिलियन पहुँच चुके हैं। 1 बिलियन को तो नहीं किया, 8 मिलियन में है, लेकिन एक यूटर्न नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में आ गया है। तो वो सारे यूटर्न आए हैं। मिसिंग लिंक इसलिए नहीं मैं टैक्सेशन को कहूँगा कि इस दौरान जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो वर्क हुआ है, उसमें पहली बात तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ये है कि अब गवर्नमेंट ने एक चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है और उसकी मटेरियलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं कि जो इकॉनमी है, इकॉनमी गवर्नमेंट नहीं होती, इकॉनमी प्राइवेट सेक्टर की होती है। 92% शेयर प्राइवेट सेक्टर का है, 8% जो एक्टिविटीज़ हैं वो पब्लिक सेक्टर की हैं, इकॉनमिक एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट ने सबसे पहला एक काम ये किया कि एक एग्रीमेंट जो प्राइवेट सेक्टर के बिहाफ पे एफपीसीसीआई था उसमें, और दूसरा गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्लानिंग कमीशन था, एक एमओयू साइन किया कि अब जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी, उस मॉनेटरी हो, फिस्कल हो, ट्रेड पॉलिसी हो, उसमें दोनों सेक्टर मिल करके एंड कोई भी पॉलिसी होगी उसमें प्राइवेट सेक्टर को लिया जाएगा। उसकी आउटपुट में सबसे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये आ रही थी कि ब्रॉडनिंग चाहिए थी टैक्स बेस में, जो हम कहते हैं ना कि बहुत नैरो बेस है। जो टैक्स ब्रॉडनिंग बेस की जो रिफॉर्म्स हुई हैं, जहां हम रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ गए हैं, उसकी जो कमेटी जो अपना काम कर रही है, उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दी गई, और एफबीआर का जो चेयरमैन है वो उसका सेक्रेटरी होगा। प्रेसिडेंट जो होगा वो एफपीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट होगा वो टैक्सेशन रिफॉर्म्स का, इस ब्रॉड बेसिंग का चेयरमैन होगा। एफपीआर का चेयरमैन जो होगा वो उसका सेक्रेटरी होगा, 4 चीफ सेक्रेटरी जो होंगे वो उसके मेंबर होंगे। तो ये एक रिफॉर्म्स की तरफ हम गए, फिस्कल रिफॉर्म की तरफ, टैक्सेशन रिफॉर्म की तरफ।
दूसरा एक डूइंग इज बिजनेस की एक कमेटी बनाएगी। वो कंप्लीटली कमेटी जो है वो फॉर्म गवर्नमेंट ने की और उसकी मैंडेटरी है कि वो जो रिकमेंडेशन देगी वो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और वो भी प्राइवेट सेक्टर वो बेस्ड है? कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर बेस्ड कमेटी है। तो इसमें जो रिफॉर्म्स की बात है, जो पॉलिसी फार्मूलेशन की बात है, उस पर मैं समझ रहा हूँ कि बहुत हद तक काम हुआ है, बहुत तेजी से काम हुआ है। फिर सीपैक जो है, सीपैक के साथ आइडेंटिफाई किए गए हैं कि 7 जोन्स बनेंगे, इकोनॉमिक जोन्स। वो कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर के पास है। उसकी जो मैनेजमेंट कंपनीज बनेगी, प्राइवेट सेक्टर उन कंपनीज को रन करेगा। तो इसमें इस तरह से एक जो टैक्सेशन की रिफॉर्म्स और पॉलिसी की बात है, ये मिसिंग लिंक नहीं रहा। इसमें पॉलिसी लेवल पे बहुत काम हुआ है, पॉलिसी लेवल पे। लेकिन उसकी जो आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में उसकी जो कन्वर्जन है कि जब आने शुरू होंगे उसके इफेक्ट, या बेस बढ़ जाएगी, जो बेस बढ़ जाएगी उसके बाद आने इफेक्ट शुरू होंगे, उसमें मेरा ख्याल है कम से कम 1 साल हमें वेट करना होगा। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में इंप्रूवमेंट आ गई है, इसकी बेस पर जो इंप्रूवमेंट आनी होगी फिस्कल सेट पर, उसके जो भी आउटकम होगी वो तो नेक्स्ट ईयर आएगी। इस साल तो पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात है। और टैक्सेशन बेस्ड जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं, आप उससे मुतमईन हैं? पॉलिसी रिफॉर्म की मुतमईन की बात यह है कि अब अगर खुदा ना खास्ता उस पर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को चली जाएगी, इसलिए कि उसकी जो प्रेसिडेंसी और चेयरमैनशिप है वो पब्लिक सेक्टर के पास नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। कोई सर ब्रीफ वन लाइनर मिल सकता है आपसे टैक्स एमनेस्टी के बारे में? फिर टैक्स एमनेस्टी के देखिए, मैं उसमें मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, मैं हर इस चीज़ को फेवर करूंगा। हर वो चीज़ फेवर होनी चाहिए जिसमें टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग हो। हमारी बड़ी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है कि टैक्स बेस ब्रॉडनिंग होनी चाहिए। जहाँ भी नेट में नए लोग आ सकते हैं वो किसी भी मेथड से आ सकते हो, उसको हमें फेवर करनी चाहिए। ठीक है, राइट। तो ये वाला जो मेथड है ये इसमें कितना अहम रहेगा या कितना फीट हमारे लिए साबित होगा, ये आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी सेकेंड राउंड में। मिस्टर थावर, अगर यूनिसेम की बात करें, आप भी खुश नजर आ रहे हैं मेरा ख्याल है इस एमनेस्टी स्कीम से। SMEs की इन्वॉल्वमेंट भी बेहद जरूरी है अगर ये 5.5% या 6 से 7% का हम लोग ग्रोथ रेट अचीव करना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है 2015 में काफी काम हुआ है इस तरफ? देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ लेथार्जी, जैसा इंजीनियर जब्बार साहब ने कहा, एंड नाउ आई वेलकम हिम ऑन द स्मीडा बोर्ड आल्सो। ही इज जॉइंड ऑन द स्मीडा बोर्ड आल्सो। वेरी गुड। तो अभी कहानी ये है, और डॉक्टर साहब ने भी जो बात बताई ना कि वो प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। अब कहानी ये है दैट आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि जैसे अभी हमने प्लानिंग मिनिस्ट्री को ना हमने 2015 में उनको बताया कि देखिए आप ये विजन 2025 की बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते, आप जो SME पॉलिसी बनी हुई है 2008 की, उसको तो आप इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। सही है। और वो जो SME पॉलिसी है वो हर मर्ज की दवा है। सही है। उसके अंदर इतना कॉम्प्रिहेंसिव हमने बनाया था, तो उन्होंने उसको दे हैव टेकन इट लाइटली। अच्छा, नाउ द थिंग इज दैट वी टोल्ड देम दैट चलो तुम अपना विजन करते रहो जो भी 2025 है, लेकिन हमारा जो स्मीडा है उसको आप लगा दें फास्ट ट्रैक पे और जंप स्टार्ट पे। तो हमने उनको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के दिया about finance, then about agriculture, then about commerce, then about export, then about value addition, you know। तो हमने उनको ये सारी बातें बताई। फिर हमने उनको बताया कि जो टेक्नोलॉजिकल गैप है उसको आप ट्रीट करें। फिर हमने इनको बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर है आपका वो तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, उसको आप देखें। बट somehow the other I fail to understand that these people they don't seem to understand। और इनका बिहेवियर जो है वो प्रोएक्टिव नहीं है। इनका जो बिहेवियर है ना वो सारा मतलब रिएक्टिव है। जब इनके मतलब दे आर वाइज आफ्टर द इवेंट, तो इनसे हम कह के थक जाते हैं, तो ये समझते नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर। लेकिन चलें, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन। नाउ लुकिंग एट 2016, तो आई हैव रिसीव्ड एश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज दैट दे आर सेइंग दैट ओके नाउ लेट्स टॉक, नाउ लेट्स डू समथिंग worthwhile. So again we have said that you see you make banking, leasing, insurance, value addition, you know, and establish a technical institute for the SMEs, SME का चेंबर बनाए, SME का एक्सपोर्ट ब्यूरो बनाए। तो अभी हमने इनको दोबारा से अकल दी है। अब हम देख रहे हैं कि एम ए जब्बार साहब क्या करते स्मीडा में, इनको कुछ अकल देते या नहीं देते। सच अ वाइज मैन एंड अ वेरी डियर फ्रेंड। तो अब कहानी ये है कि दे हैव टू रियली गो अबाउट इट इन अ साइंटिफिक मैनर, इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर। जैसे हमने इनको बताया
समझाया कि जो प्राइमरी सेक्टर है आपका, आप यहाँ से ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करें और इसको आप डेवलप करें, इसको मॉडर्नाइज करें, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करें, ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है। हमने इनको बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ और ये सब चीज़ें करना प्राइवेट सेक्टर ने, लेकिन द गवर्नमेंट हैज़ टू स्टैंड बिहाइंड देम। और हमने इनको ये भी समझाया, हमने इनको अभी रिसेंट मीटिंग में हमने इनको अकल दी कि देखो भाई ये जो आप कर रहे हैं ना, तो ये आप कोई चैरिटी नहीं कर रहे, ये एसएमई का हक है आप पे। देखें अभी ये वादे करते हैं जब इलेक्शन से पहले रोटी कपड़ा और मकान, वेरियस पार्टी, हर आदमी यही बात करता है ना कि रोटी कपड़ा और मकान। खुसूस पार्टी का स्लोगन है। हाँ, है तो बट वो लेबल तो हर आदमी लगाता है ना। हाँ। तो मैंने इनसे कहा चलो आप इसी को पकड़ लें, रोटी तो आप एग्रीकल्चर को सही करें, कपड़ा तो आप टेक्सटाइल को सही करें, हाँ। और मकान तो आप हाउसिंग के पीछे पड़ जाएं। अब अगर हाउसिंग इंडस्ट्री को ये सपोर्ट करते हैं ना, तो नहीं तो जाके 32 डिफरेंट इंडस्ट्रीज उसके ऊपर चलेगी। हाँ, तो बातें सब है। आई एम नाउ होपफुल अगेन। तो हमारा तो बच्चों वाला हाल है ना कि वो हमें खुश कर देते, हम खुश हो जाते, बाद में इनके फिर ये सुस्त हो जाते। अच्छा, ये जो किसान पैकेज है, आप ये जो सारा बड़ा अनाउंस किया गया है और इसको बहुत हिस्टोरिकल माना जा रहा है, ये बताइएगा प्राइमरी सेक्टर की बेटरमेंट के लिए ये कितना मुस्तफीद हो सकता है या कितना हो रहा है? सब सही है। हाँ। इनकी बातें सब सही है, 16 आने हैं। हाँ। लेकिन जैसा अभी हमारे जवाहर साहब ने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन देयर इज प्रोक्रेस्टिनेशन, देयर इज लेथार्जी। हाँ। ये तो इनको कोई इनको अर्जेंसी होती नहीं है। हाँ। और ये बड़े प्यार से चलते हैं, कोई किसी बात की जल्दी नहीं है। जबकि ये सेक्टर जो है ना, आप अभी मोना यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यू नो। अभी आप एनर्जी का देख लें, अभी हमारे अयूब साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि एनर्जी का। हाँ। तो वो अभी एनर्जी का तो मैं इनसे कहता हूँ कि देखिए ऑल्टरनेट एनर्जी जो है ना, आपके पास तो एनर्जी नहीं है। हाँ। ठीक है, it is understood that you are falling short, okay? तो go in for alternate energy, but then go about it vigorously. आप alternate energy के ऊपर भी you need to have so many permissions, environment के permissions, ये permission, वो permission, वो आपको थका देते। हाँ। तो कोई भी सेक्टर जो भी इन्वेस्टमेंट के जो लोग हैं, तो वो इसमें जाना नहीं चाहते। इज इट राइट टू कमेंट कि इस वक्त हम लोग जो कहने की जहां तक बात है या वर्बली हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, जितनी भी वर्बल कमिटमेंट्स की गई हैं वो राइट इन प्लेस है, लेकिन सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करें 2016 में? यस, इम्प्लीमेंटेशन इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। हाँ, यू नो दे हैव टू डू इट, बिकॉज़ उसके बगैर तो वो तो, और उसी में आप लेथार्जी महसूस कर रहे हो। जी हाँ। तो अभी कुछ मुझे ऐसा लगता है दैट दे हैव गॉट इनटू गियर, बिकॉज़ अभी ये देखें, ये अभी जो पॉलिसी इन्होंने अनाउंस की ना एमनेस्टी की, जी, तो ये क्यों इनको 2.5 साल लग गए? अच्छा, तो आप एमनेस्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हमें तो बहुत इसमें मैं एमनेस्टी को सपोर्ट करता हूं फ्रॉम द साइड ऑफ माय एसएमईज, ओके। बट वो एसएमई के ये एमनेस्टी के अंदर जो बड़े जो है माफिया है, ये है, वो सब यू नो इन द बार्गेन दे विल गेट द मनी whitened, or I should say legalized. But the story is, pardon? What about SMEs only? Why aren't they filing? एसएमई के लिए नहीं, वो देखें ना फाइलिंग, और ये खामोखा इन्होंने इशू बनाया। हाँ। At one of your shows, you know, there were people sitting here. I asked them, whom are you representing? अब फेडरेशन के साथ थे वो कहने लगे अब मैं तो कहता हूँ कि कोई चेंबर अपना मेंबर बनाता ही नहीं है जब तक वो फाइलर नहीं होता है। राइट, एंड सेम गोस टू एक और साहब वो शॉपकीपर्स के बैठे हुए थे। जी। तो वो बड़े वो कह रहे थे, मैंने कहा साईं आप किसी भी दुकान में चले जाएं, ऊपर एनटीएन की सर्टिफिकेट आपको लटकती हुई नजर आएगी। तो whom are you representing? Why are you saying non-filers, making it an issue? If they want to really know who the non-filers are, they should take the list from us. We will give them the list of the mafia, of smugglers, और उनका लिस्ट आप वो हमसे ले लेना। My question is, ऐसी जो associations हैं वो फिर क्यों वॉइस बनती है non-filers की जब उनके members ही non-filers नहीं है? तो you see they know where the shoe pinches, in the sense that you see उनके जो assets है ना, they have grown far beyond the radius of the income tax return that is being filed. Okay. Now आप देख लें ये सारे जो है ना, तो उनके जो अच्छा मालूम पता है आपको मेन चीज क्या है? It's the property. प्रॉपर्टी जो है वो उसकी कलेक्टर्स वैल्यू एक है और मार्केट वैल्यू एक है। तो अगर मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो आई कैन बाय विथ माय ब्लैक मनी। और एग्रीकल्चर इज आल्सो एग्जेम्प्टेड। एग्रीकल्चर इज आल्सो एग्जेम्प्टेड। प्राइमरी सेक्टर को आप कह रहे हो कि मैंने इनको समझाया। मोना, आई गॉट आफ्टर देम, आई एक्सप्लेन टू देम दैट आप एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगा दें। बिल्कुल। अगर आपने एग्रीकल्चर में कमाया
तो आप इनकम टैक्स दें, अगर फ्लड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, आपने नहीं कमाया, देयर विल बी नो टैक्स। No tax, हाँ। तो व्हाई आर यू पुटिंग टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स? एग्रीकल्चरल इनपुट्स जो है उसके ऊपर ये हैवी टैक्सेस लगाते हैं, तो दे आर डिस्करेजिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग। ट्रू, दैट इज ट्रू। आउटपुट पे या इनकम पे टैक्स कर सकते हैं हम लोग, लेकिन I wish that you know that these policy makers, as I call them, हाँ. you see, असल में क्या होता है, the whole trouble is that everything is being politicized. राइट, ठीक है। वो अगर पॉलिटिक्स को अलग रखे, मैंने लास्ट अभी मीटिंग में इनसे कहा कि देखो आप इंडस्ट्री को, कॉमर्स को, फाइनेंस को आप पॉलिटिक्स से हटा दो, पॉलिटिकल मिनिस्टर तुम अलग अपॉइंट करो जो बहुत वोकल होगा, जो बहुत आर्गुमेंटेटिव होगा ना, उसको नहीं उसको आप लगा दो ना, बाकी इसको तो फोकस करने दो फाइनेंस पे, इंडस्ट्री को, कॉमर्स पे। देखें टर्की ने किया, टर्की का जो इंडस्ट्री मिनिस्टर वो पॉलिटिक्स पे बात नहीं करता है। तो व्हाट अबाउट लेजिस्लेटिव सपोर्ट और जो पॉलिसीज को लेजिस्लेटिव सपोर्ट, आई एम सॉरी टू से योर लेजिस्लेटर्स, दे उनका कैलिबर और उनका लेवल और उनका स्टैंडर्ड तो आपको पता है क्या। इट इज द मेन पर्सन इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड द अदर पीपल आर his kitchen cabinet. They are the people who make the policy. They are the people who really, legislators तो हाथ ऊपर करो तो सब हाथ ऊपर कर देते। राइट, ठीक है। मिस्टर बलरासवाला, आप बताइएगा, हम लोग अगर दीगर मार्केट्स की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स को हमने कितना एक्सप्लोर किया, इतना ज्यादा पोटेंशियल है हमारे लिए, बाइंग पावर भी हम जानते हैं कि उस मार्केट की बहुत अच्छी है, बेहतरीन बाइंग पावर है, तकरीबन एट पार है वेस्टर्न जो मार्केट्स हैं उनके। ऑस्ट्रेलियन मार्केट दूसरी जो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट है उससे काफ़ी मैच्योर्ड है। वहाँ हम काफ़ी बिजनेस कर सकते हैं, वहाँ हम एक्सपोर्ट काफ़ी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स ए वर्जिन मार्केट, आई मस्ट कॉल देम। और हमने वहाँ कुछ भी नहीं किया, हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल नॉमिनल हैं, हमारी टेक्सटाइल पे हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया। हम बस ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एक जो रीजन है ना, वो सिर्फ हम ज़्यादातर जाते हैं यूरोप साइड पे, हम सारा फोकस देते हैं अमेरिकन मार्केट पे, हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखा नहीं है। हालांकि वहाँ के लोग जो है ना, दे कैन पे मच बेटर देन यूरोपियन एंड अमेरिकन, पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी। और इसी तरह से हम ऑस्ट्रेलियन जो इन्वेस्टर हैं उनको पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको पाकिस्तान में ला सकते हैं कि क्योंकि ऑस्ट्रेलियन की मार्केट वैसे ही बहुत छोटी है, वहाँ की पॉपुलेशन छोटी है और वहाँ उनके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हम उन लोगों को यहाँ पाकिस्तान में अट्रैक्ट कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस दफ़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास है ही नहीं, इस दफ़ा थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, बट वी कैन ऑलवेज इंक्रीज मोर एंड अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टर टू कम इनटू पाकिस्तान। इसके लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है ना सिंप्लीफाइड मेथड करने पड़ेंगे, टैक्सेशन रूल्स को सिंप्लीफाई बनाना पड़ेगा और उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, पॉलिसी इस तरह से फ्रेंडली बनानी पड़ेंगी। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि भाई इतनी मोटी तो किताबें होती हैं, अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो लीगल्स, फिर इसके बाद टैक्सेशन पॉलिसीज़, इतनी मोटी किताबें होती हैं, वो थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो वी नीड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस एक्चुअली, कि वो लोग आएँ एंड वी शुड वेलकम देम। देखें, हमें ज़रूरत है उनकी, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है। एंड हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि 200 मिलियन पीपल आर वेटिंग फॉर योर प्रोडक्ट, या 200 मिलियन पीपल को आप वो जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास स्किल लेबर आ जाएगी जो हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा, हमारे पास जो ऐसा है कि जो यूथ है दे आर वेटिंग टू गेट जॉब्स। और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि भाई टैक्सेशन और जो इनकम टैक्स की जो रूल्स हैं उसको सिंप्लीफाई करें। और ये है कि ये जो एमनेस्टी निकलती है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि वन टाइम एमनेस्टी में किसी को फ़ायदा हो जाता है, जिसी ने ब्लैक मनी को वाइट कराना है उसका फ़ायदा हो जाता है। मगर यही अगर आप इसको डिवाइड कर दें 10 साल में या 20 साल में, और इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर दें उसको, टैक्स के जो रेट्स हैं उसको कम कर दें, तो आप देखेंगे कितने लोगों को फ़ायदा होगा डाउन द लाइन। ठीक है ना। आपने क्या किया कि एक दफ़ा 10 साल में एक दफ़ा आपने एमनेस्टी निकाल दी, उसमें कुछ लोगों को, कुछ समझ लें 1000, 2000, 3000 लोगों को फ़ायदा हो जाता है, वो उनकी ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। रादर देन अगर आप इस चीज़ों को, उसी पैसे को या उसी चीज़ों को आप 10 साल तक उसको डिवाइड कर लें और टैक्सेशन को कम लेके आएँ, इम्पोर्ट को कम लेके आएँ, आप देखें कितना फ़ायदा होगा। और सारे अभी इंजीनियर साहब कह रहे थे आपकी पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी में क्या है, जब्बार साहब आप बताइएगा कि नेपरा के अगर आप रूल्स पढ़ लें और अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो यू कैन नॉट बेसिकली अंडरस्टैंड दोज रूल्स इन वन डे।
तो आपको मतलब कि उसके इस लिए सेक्टर में एक भी महीना investment चाहिए मुश्किल तो हो रही है? अंडरस्टैंड जी। इस सेक्टर में भी इस वजह से मुश्किल हो रही है, पावर सेक्टर में? देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल बता रहा हूँ कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो आई जाती हैं। मीन टू इन्वेस्ट इन पावर सेक्टर, ये चीज मुश्किल पे जो है क्रिएट बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल, देखें पाकिस्तान में पावर सेक्टर में बहुत सारा, ऑस्ट्रेलिया में इतनी कंपनियां हैं जो वेट कर रही हैं कि वी शुड कम एंड इन्वेस्ट इनटू पावर सेक्टर। वो नेपरा के रूल्स देखती हैं, दूसरे पाकिस्तान के टैक्सेशन रूल्स देखती हैं, एंड दे सेड कि व्हाट इज दिस, यू नो, इसको पढ़ने के लिए तो वी नीड सम बहुत बड़ा आप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप उनको जरा इजी लैंग्वेज में समझाएं कि ये है नहीं, इसका देखें, मतलब। हम तो, मैंने तो आपको ये इस प्लेटफॉर्म पे आपको कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की एक तो मार्केट बहुत ही वर्जिन मार्केट है, वी शुड गो एंड एक्सप्लोर द मार्केट, और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। हम एक्सपोर्ट को हमारे काफ़ी बढ़ा सकते हैं, जो वॉल्यूम अब हम लोग कर रहे हैं हम उससे कहीं ज़्यादा हम काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर हमें और इन्वेस्टर चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, और वो भी हैं तो वो सर्टेन सेक्टर में काम कर रहे हैं, वी कैन अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टर, स्पेशली एनर्जी सेक्टर में और डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में। थावर साहब ने यही अभी बात की कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें चाहिए कि भाई पॉलिसी को हम सही करें और लोगों को मॉडर्नाइज करें एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर आप वही इक्विपमेंट पे टैक्स लगा देंगे तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइज कैसे होगा? आई बिलीव आपसे जब इससे पहले भी डिस्कशन हुआ था तो यही था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत अच्छी मार्केट है जिनसे हम लोग अपनी एग्रीकल्चरल इनपुट्स में भी और मॉडर्नाइजेशन में बिल्कुल, मदद ले सकते हैं। देखें, हम यहाँ पाकिस्तान में क्या करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, हम उनका वर्कशॉप कराते हैं, उनके लिए हम सेमिनार्स कराते हैं, डेयरी वालों को बुला के सेमिनार्स कराते हैं। वी शुड कंटिन्यू दिस थिंग्स, मगर इसके बाद ये है कि गवर्नमेंट को फ़ायदा होना चाहिए, हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए, और जिस चीज़ में पाकिस्तान को फ़ायदा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम उस चीज़ों को और मज़ीद बढ़ाएं। तो ये तो मेरा है कि इसको करना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को हमेशा सपोर्ट करे, टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी बनाए कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा करे। देखें, ये टैक्स कलेक्ट करने वाली की जो बात है ना, जो टैक्स बेस बढ़ाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारा कुछ हो सकता है अगर मोर प्राइवेट सेक्टर के लोग जो है ना ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे। हम क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री को कम लगाते हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, पावर की, एनर्जी की पॉलिसी नहीं बनाते हैं। हमारे पास अगर आप एक फैक्ट्री लगाएं तो आपको पता चलेगा कितने डिपार्टमेंट्स जो है ना आपकी फैक्ट्री के सामने खड़े हो जाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें कम हो जाएं तो आप देखें कितनी फैक्ट्री लगती हैं। आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मशीनरी के, लेटेस्ट मशीनरी के अंदर ड्यूटी ख़त्म कर दें, आप देखेंगे कितनी आपके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखें, पाकिस्तान एक, हाँ, हमें वॉर फुटिंग पे काम करना है। देखें, जैसे अभी CPEC का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर आर्मी चीफ खुद जो है ना वो खड़े रह के जो सारी रोड को मॉनिटर कर रहे हैं, इसी तरह से जैसे वो एक सेक्टर के ऊपर काम हो रहा है, इसी तरह से ओवरऑल अगर प्राइवेट सेक्टर में और इंडस्ट्री के ऊपर और एनर्जी के ऊपर अगर काम किया जाए इस वॉर फुटिंग पे, तो आप देखिएगा कि विदिन 2 years पाकिस्तान की जो है ना वो किस्मत बदल सकती है। अब ये है कि या तो हम सिर्फ बैठ के ये डिबेट करें, या एक्चुअली जो है ना जो सुनने वाले जो हैं या जो डिसीजन मेकर हैं वो इन बातों को सुने और कुछ करें वॉर फुटिंग पे काम, तो आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये इसका मकसद ही यही है कि हम लोग एक जो अच्छे प्रपोजल्स हैं उनको पुट अप करें और उसको हमें कोई हियरिंग अगर मिलती है या उससे अगर कोई बातें, मसाइल आसान होते हैं तो वो उसकी तरफ जाया जाए। इंजीनियर साहब, इससे पहले जो आप कह रहे थे वही बात बताइएगा, पावर पॉलिसी के बारे में जो आपने इससे पहले बात की है, लेकिन डॉक्टर अयूब कह रहे हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से हम लोग काफी साउंड हुए हैं, 2015 में अपने पॉलिसी पे काफी काम किया है। रिलीजियसली नाउ से कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी तक आज तक हमने जो है कैबिनेट से अप्रूव न किया। आई वाज अ मेंबर ऑफ टास्क फोर्स, हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो 5 साल पहले जो है हुकूमत को कहा कि इसको वेबसाइट पे डालें। आज भी आप MOC को विजिट करें, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अवेलेबल है। हमने उसके ऊपर 3 मरतबा काम किया क्योंकि हमारा ख्याल ये था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स हैं, हाउ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज कैन कोऑर्डिनेट। हमने उसको सजेस्ट किया, आप ज़रा पढ़ के देखें। और मैंने चौधरी परवेज़ लाई को कहा, अब मैं हमारे मुर्तज़ा जतोई को कह रहा हूँ कि इस पॉलिसी को निकालें, एक थोड़ा सा 2-4 स्टेक होल्डर के साथ मैराथन मीटिंग्स करें, कम से कम इस मुल्क में किस तरीके से, कहाँ और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समझ आया, आप इंटरप्रेट कर पाए कि क्या मसला आ रहा है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इन्होंने जैसे SMEs की बात की, एक फाइनेंशियल जार्गन जिसको कहते हैं बासल 2, हम जिस वक्त बासल 2 ले रहे थे, आई वॉज द वन हु सेड कि बासल 2 में
एसएमई के रिस्क को 100% पे आप रैंक कर रहे हैं। अगर इस तरह करेंगे तो कोई बैंक एसएमईज को कुछ भी नहीं देगा, फिर उसको कम करके 80 पे दे एग्रीड। मगर आज उस वजह से आप देखें कि 10% ऑफ टोटल प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो है एसएमईज को मिल रहा है। एसएमईज को क्रेडिट लेने में बड़ी दुश्वारियां हैं, जबकि आप देखें कि अगर डेवलपमेंटल साइड पे, ग्रोथ साइड पे देखें तो एसएमई हैज परफॉर्म मच बेटर देन एलएसएम इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ नंबर। तो ये चीज़ें जो अभी थवर साहब ने कही हैं ये बिल्कुल मुनासिब हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वापस आ जाएं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हमारे इन दोस्तों ने जो बातें की, पाकिस्तान में 10/10 सिंड्रोम या वायरस लग चुका है। 10/10 सिंड्रोम क्या है कि आप 10 चीज़ें बनाएं और 10 चीज़ें सिर्फ एक्सपोर्ट करें बस। WTO के 4 सालों से जो रिव्यूज़ हो रहे हैं हमारे ट्रेड पॉलिसी के ऊपर, हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, उसमें वो बार बार 2 चीज़ें कहते हैं। वो कहते हैं आप डाइवर्सिफाई करें, वो कहते हैं आप वैल्यू ऐड करें। आज इसहाक डार की तकरीरों को सुने, हमारा कॉटन में कितना बड़ा हिस्सा है, वेरी बिग साइज। उसके अगेंस्ट में हम 2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड एक्सपोर्ट में कॉटन एंड क्लोथिंग जो भी है, जिसको टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग कहते हैं, उसमें हमारा शेयर है। क्या मिस्टेक हो रही है कि हमने जब स्टेट बैंक से प्रूडेंशियल रेगुलेशन निकाली, जब क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी ने कुछ फैसले किए, तो वहाँ पे हमें एक स्ट्रिंजेंट मेजर लेने थे कि अगर मिस्टर एक्स ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा तो हम इसको प्रेफरेंशियल माइनस रेट पे देंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। अगर वो मीडियम में आएगा तो उससे ज़्यादा उसको भरने पड़ेंगे। अगर वो उससे और ज़्यादा कम होगा, जैसा यान, लेट मी बी वेरी क्लियर, यान है तो फुल भरेगा, ही विल पे द फुल रेट ऑफ द मॉनेटरी डिस्काउंट में जो भी रेट निकले। हमारे पास इस किस्म की प्रोविजंस इसलिए नहीं बन सकी कि यहाँ पे लोगों के जो वेस्टेड, मेरा ख्याल है, रीजंस हैं या वेस्टेड जो उनके इंटरेस्ट हैं, वो अक्सर हावी रहते हैं ऊपर वाली हिरार्की में। हिरार्की वाले कभी कभी बड़े सिंपलर लोग हैं, अच्छी तरह से सोचते हैं, मगर उसके ऊपर जब एक एडवोकेसी का स्ट्रेंथ नेगेटिव आता है तो वो असरअंदाज होता है। जैसे इन्होंने नेप्रा और ओगरा की बात की, व्हाट ए स्ट्रेंज कंपोजिशन ऑफ नेप्रा। नेप्रा के सारे मेंबर्स पॉलिटिशियन लगाते हैं, और पॉलिटिशियन किस तरह लगाते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, बहुत नज़दीकी अगर आप किसी के रिश्तेदार हैं तो आप मेंबर नेप्रा बन जाते हैं, या अगर आपकी बहुत ऊपर किसी के साथ कोई कनेक्शन है आप मेंबर नेप्रा बन जाते हैं। जो अभी इससे पहले आप एक बात कर रहे थे, जैसे हमारे गैस के हवाले से जो भी हमने वसाइल अपने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हो गया, या फिर ये जो LNG पैकेट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी बताइएगा। 2015 में बहुत डिस्कशन तो हुई है इस पे, और LNG पैकेट्स हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में, मैं आपको फिर रिलीजियसली एक बात कह रहा हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो रिसर्चर इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पावर एंड गैस। कुनार पसा की टंडो अलियार में 4 साल पहले हमारे पास 280 MMCFD गैस निकली, रिकवर हुई, दैट कुड बी एडेड टू द लाइन। एंड व्हाट अबाउट अभी द PPL डिस्कवरी अभी हाँ, जो देखें वो हुई संजोरो, मियानो और ऐसी 6 और फील्डों में हमारे पास इन टोटल मिलाकर 390 MMCFD थी। हमें LPG चाहिए थी, हमने आधी उठा के अपने यूसुफ रज़ा गिलानी को मंगा के तालियां बजाई, हम लोग भी उसी में से तालियां बजवाने वालों में, तालियां बजाने वाले लोगों में, वो आधी उधर कर दी LPG के लिए। क्वालिटी गैस आपकी 250 MMCFD, सिर्फ आपको नाइट्रस ऑक्साइड, आपको जो है उसमें से मॉइस्चर और दूसरे जो हार्मफुल कंटेंट है वो निकालने। जो कुछ हमारे पास है हम उसका एक यूटिलाइजेशन के बजाय हम हर वक्त इंपोर्ट प्रोजेक्ट की तरफ देखते हैं। आज आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स के पास एक थिंक टैंक तो वो होना चाहिए जो प्रेडिक्शंस करे, तो मैं सर जो ये चीजों परसीव को कर पाई देखें। हूँ कि हम प्रोजेक्ट्स की तरफ जो जा रहे हैं हमें इंडिजनाइज नहीं कर पा रहे हैं उस वजह से, जबकि इंडिजिनस हमारे पास बहुत प्लेंटिफुल अबंडेंट सोर्सेज हैं। वेरी सिंपल, यूनाइटेड स्टेट्स में शेल के रेवोल्यूशन की वजह से वहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट प्राइसेस के ऊपर इतना खतरनाक पड़ा है कि आज डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर सऊदी अरेबिया आ गया है। आप देखें, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ने पहली मरतबा 14 सालों के बाद लिफ्ट किया है बैन काय के ऊपर एनर्जी एक्सपोर्ट। चलिए सर, एक बात फिर आप मुझे बताएं कि हमारे लिए शेल गैस एक्सप्लोरेशन में कोई हर्डल तो नहीं आता है हमारे पास, हम कोई प्रेशराइज तो नहीं है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एक पॉलिसी देनी है, मेहनत करनी है, लोगों को मंगाना है। आज FDI की अगर आप बात करें तो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आज से 4 हफ्ते पहले मैं कहीं तकरीर कर रहा था, लोगों ने कहा FDI कितनी, मैंने कहा माइनस। पाकिस्तान में 4 हफ्ते पहले माइनस FDI पे थे हम नेट के ऊपर, वट एवर इज कमिंग उससे ज्यादा बाहर जा रहा है। तो ये इस किस्म की FDI का मतलब ये है कि आपके पास एक एनवायरनमेंट, जिसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, के पैसे बाहर से आए और वो पैसे उससे ज़्यादा हों जितने बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आप एक लिबरल वे में जो लॉज लेकर बैठे हुए हैं, आप किसी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट्स
डिविडेंड्स, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, राइट। पैसे आए और पैसे जाएं, ये तो पॉलिसी होनी भी चाहिए। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो उसके लिए पहले से ही एक वो थ्योरीज होती हैं जिसको हम कहते हैं कंटीजेंसी प्लान। फॉर एग्जांपल 40 अरब रुपए हमने लगा दिए, क्यों लगाए? कि ऑयल की प्राइसेस कम हुई, हमारे पास रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ। क्या यहाँ पे ऐसे लोग नहीं थे जो हुकूमत को 6 महीने पहले बताते कि भाई 2020 में, 1 साल पहले मैं पढ़ चुका था, आई एम नॉट मिनिस्टर, कि भाई 2020 तक तो ये डिप्रेशन रहेगी, ब्रेंट भी डिप्रेस रहेगा, स्वीट ऑयल भी रहेगा। जो है ये डिप्रेशन अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है नाउ इज द टाइम कि अगर हमने अभी तक उस पर एक्ट नहीं किया है या उस तरह के मेजर्स नहीं लिए हैं तो अब हम ले सकते हैं। डॉक्टर अयूब, शायद मैंने ऐसी अज्यूम किया, आप शायद रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे थे किसी बात को इंजीनियर साहब की। देखिए, इंजीनियर साहब ने भी और थावर साहब ने भी एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन दी थी कि वो थावर साहब तो कह रहे थे कि पॉलिटिकल मिनिस्ट्रीज अलहदा हो जाएं, इकोनॉमिक अलहदा हो जाएं। और जो इंजीनियर साहब ने जिस चीज़ की तरफ इंडिकेशन दी कि हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, ड्रिलिंग नहीं कर पा रहे, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, जो लैकिंग नज़र आ रही है ना, वो है सिर्फ पॉलिटिकल विल पावर। आप कह रही थी ना लेजिस्लेशन सपोर्ट की ज़रूरत है, वो पॉलिटिकल विल पावर, मैं उसे कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। और इसमें देखें एक बड़ी सॉलिड एग्जांपल हमारे पास है कि 10 साल पहले एक लेजिस्लेशन हो चुकी है ऑलरेडी। हमारे पास एक लॉ है डेट लिमिटेशन एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, ये बन चुके हैं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई भी दी जाए, अपोजिशन कुछ भी कहे, रूलिंग पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन कुछ पैरामीटर्स उसमें मेंशन कर दिए गए हैं कि ये इकोनॉमी की बात है, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। डॉक्टर अयूब, इसका मतलब ये कि ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं ये तो ये भी एनकम्पास हो जाता है इसमें, ये जो आप बता रहे हैं? आपने तो मतलब चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो चलो एक पॉलिटिकल पार्टी का अलायंसेस है वो कह रहा है, लेकिन वो जो डेट लिमिटेशन एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है वो तो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेट कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छा, वो उसमें कोई एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो विशेज हैं, जो स्लोगन्स हैं, इकोनॉमी उनसे इंडिपेंडेंट हो जाती है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। दूसरा, आपने एक जो डिस्कस कर रही थी आप एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, टैक्सेशन, देखिए उसमें जहाँ भी इस तरह की एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, स्कीम आती हैं, एक चीज़ मैं मीडिया पे मैं भी बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा था, वॉच कर रहा था, टीवी देख रहा था, उसमें जिस चीज़ की तरफ से इंडिकेशन नहीं जा रही, इस तरह की जो भी स्कीम आती है जहाँ इस तरह की एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, पहले आपको सबसे पहले वो स्कीम फेल होगी, फेल नहीं होगी, सक्सेस हो जाएगी, ये डिबेट आप कर रहे हैं। पहले डिसाइड ये करना होता है कि फेलवर से आपकी क्या मुराद है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गवर्नमेंट किसी वजह से क्राइसिस में आ गई है और जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, तो आप एक स्कीम लॉन्च कर देते हैं इसी शॉर्ट टर्म के लिए कि इस साल टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे, हमें टारगेट अचीव करने हैं, और कोई स्कीम लॉन्च कर दिया है, टारगेट पूरा हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि आपको टैक्स बेस बढ़ानी होती है और एक सस्टेनेबल बेसिस पर नए जो टैक्स पेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरा ये होता है कि ये दोनों ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव आपका है डॉक्यूमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन की चेन को कंप्लीट करना। पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव इन तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव था। जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा देन यू कैन से कि ये फेल होगा या ये अचीव होगा। जब ऑब्जेक्टिव को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और कमेंट करें कि ये फेल हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यहाँ वो जो 0.6% बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात थी या एग्जेम्पशन स्कीम की बात है, इन दोनों केसेस में बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही है। बेसिक टारगेट जो है वो आइडेंटिफाई किया है, वो होना चाहिए। तो उसके लिए ये अगर स्कीम लॉन्च की गई है तो मेरा ख्याल है वो एक वेलकमिंग स्टेप है। और देखिए, हम बात करते हैं ना, जब इस तरह के ब्रॉड बेस्डिंग की बात करते हैं, हम कहते हैं इकोनॉमी में जो है वो एक पॉवर्टी लेवल जो है उससे लोग हायर क्लास में आए, मिडिल क्लास में आए, नए बिजनेस डेवलप हों, तो वो जो चेन होती है जिसको हम डेवलप करते हैं, तो जो नए बिजनेसमैन आते हैं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सब लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या नए बिजनेस इंटर्नीज होते हैं, वो बार बार एक क्वेश्चन करते हैं कि बिजनेस कैसे करेंगे, क्या कहीं रजिस्ट्रेशन चाहिए, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन कौन सी है, कहाँ रजिस्टर होना होगा, टैक्सेशन की क्या पॉलिसी है, वो लर्न कर रहे हैं। उनका मेरे ख्याल में फोकस होना चाहिए अपने बिजनेस को डेवलप करने का, इस्टेब्लिश करने का, फिर उसको एक्सपोर्ट करने पर उनका इस्टेब्लिश होना चाहिए, उसमें किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, फोकस यहाँ होना चाहिए। अगर हम उनको पहले दिन से इस चीज़ पे फोकस लगा दें कि वो इनकम टैक्स लॉ पढ़ें, वो सेल टैक्स के लॉ पढ़ें,
वो तो अभी मेंशन किया गया है कि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि आप उनको बिजनेस करना अलाउ नहीं कर रहे। पहले कह रहे हैं टैक्सेशन पॉलिसीज पढ़ें, टैक्सेशन के लॉ पढ़ें। 2-3 साल तक उनको बिजनेस करने दें, उसके बाद इस तरह की स्कीम की ज़रूरत थी कि अब वो आ जाए। पर अगर आपके पास टाइम है, बात दरअसल ये है कि ये एमनेस्टी की जो बात हो रही थी कि बेंचमार्किंग क्या थी, एजेंडा क्या था, एजेंडा क्या था 0.3, 0.6। उनकी डिमांड ये थी कि जी इस किस्म का टैक्स जो है वो हमारे जो हमने ट्रस्ट बैंकों को दिया है उस पे न काटें। बैंक्स ऑल्सो वेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसके तहत जो है जो होना था, जो हमने खुद आई वॉज अ पार्टिसिपेंट रादर प्रैक्टिशनर, कि हमने जिस ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ आया था तो ये बातें शुरू हुई, तो हमने उनको कहा कि आप इन लोगों को, एसएमईज को, छोटे छोटे दुकानदारों को आप ट्रेड एनरोलमेंट दें। राइट सर, आई जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड कि मजीद कोई टाइम कम है, इसलिए मैं चाहूंगी कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी अपना व्यू दें। जी थावर साहब, आप हाँ एसएमईज के बारे में जो बात कर रहे थे, ये आपको क्रेडिट अब लगता है कि अवेलेबल है? स्टेट बैंक ने काफी रेगुलराइजेशन में मदद दी है, बट येट यू नो कि अभी फाइनेंस का रेट तो अफोर्डेबल हो गया हुआ है, सही है, लेकिन जब एसएमई जाता है तो उसको पैसे मिलते नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का मसला है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी है, वो एसएमईज को वो नहीं देते बिकॉज ऑफ कोलैटरल। तो इसके लिए हमने इनको प्रपोजल्स दिए हैं ऑफ कोलैटरल मैनेजमेंट, ऑफ वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग, बहुत सारे हमने इनको प्रपोज, सारी बात नियत की है। अच्छा, और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, ये तो रिस्क मैनेजमेंट समझते ही नहीं क्या है ना। अगर बैंक जो है अभी तो वो अपना पैसा पार्क कर देते गवर्नमेंट में, लेकिन अभी एक दिन आएगा, मैंने इनको बताया कि अभी एक दिन आएगा जब गवर्नमेंट तुमसे बोरो करना बंद करेगा, जब तुम एसएमई के हाथ चूमते फिरोगे, जब तुम्हें एसएमई याद आएगा। बिकॉज जो कमर्शियल बैंक्स है उनका रोल है कमर्शियल बैंकिंग, नॉट टू पार्क द मनी विद द गवर्नमेंट ट्रेजरीज में वो पैसे रख देते, इट इज आराम से पार्क करके वहां बैठ जाते हैं। बहुत है ना, इस वजह से वो नहीं, बट इट इज ड्यू टू अ लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी। रिस्क मैनेजमेंट एक साइंस है जो कि इनको सिखाना चाहिए। मैंने स्टेट बैंक की मीटिंग में, आई एम अ कंसल्टेंट टू स्टेट बैंक, आई टोल्ड देम दैट लुक, टीच दीज गाइज रिस्क मैनेजमेंट। तो ये बातें हैं सारी ना। तो बट अगेन आई एम होपफुल, स्टेट बैंक इज डूइंग अ लॉट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम जो भी बात करते हैं वो उस पर सुनते हैं, समझते हैं उनको, फिर वो अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, एंड दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट। अभी एक और चीज है, राइट, लास्ट 1 मिनट है सर, आई हैव जस्ट बीन टोल्ड कुछ मजीद टाइम कर्टेल हुआ है। परवेज साहब बताइएगा, कमर्शियल काउंसलर्स को क्या आपने अप्रोच किया है इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस विद ऑस्ट्रेलिया? जी हाँ, कमर्शियल काउंसलेट को हमने अप्रोच किया है और वो भी काफ़ी एक्टिव हैं उस पार्ट में, मगर बात दरअसल ये है कि उनके पास यही चीज़ें आ जाती हैं कि जब वो वहाँ का इन्वेस्टर या वहाँ की जो भी पार्टी है वो अगर ये कहती है कि भाई हाउ अबाउट टैक्सेशन, हाउ अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज स्टेबल हैं कि नहीं है, डिसीजन जल्दी होते हैं कि नहीं है। अब यहाँ तो ये होता है ना कि डिसीजन टेक्स लॉन्ग टाइम, यू नो, कि भाई अगर गवर्नमेंट से कोई आपको अप्रूवल लेनी है तो इट्स लॉन्ग टाइम, प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। तो यही मैं आपको पहले भी बताया कि अगर चीज़ों को सिंप्लीफाई रखें तो हर चीज़ आसान हो जाएगी, और अगर हम आसान करेंगे लोगों के लिए तो वो आके उसको इन्वेस्ट भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। तो वी शुड सिंप्लीफाई द थिंग्स एंड दिस इज माय मैसेज। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी तरफ से भी जो ड्यूटीफुल है वो होना चाहिए। हम हमारे कमर्शियल काउंसलेट जितनी उनकी कैपेबिलिटीज हैं वो पूरा काम कर रहे हैं, मगर उनको हमें कुछ सपोर्ट देना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी अच्छी बननी चाहिए ताकि दे कैन सेंड द मैसेज अक्रॉस टू दोस पीपल हु वांटेड टू इन्वेस्ट मनी, हु वांटेड टू कम इन। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन आज का रहा है और हमने कोशिश भी यही की कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके होलिस्टिक बनाया जाए। बहुत ग्रेटफुल अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने आज हमारे साथ शिरकत की इस पैनल में। मिस्टर जुल्फिकार थावर हमारे साथ है, मिस्टर परवेज मद्रास वाला, इंजीनियर एमए जब्बार एंड डॉक्टर अयूब मेहर। हमने पॉलिसीज डिजाइन पर बात की कि उनका इक्वली जो इम्प्लीमेंट होना है या उनका अमल दरामद है, डिजाइन करने के साथ साथ वो भी जरूरी है, और जितनी भी पॉलिसीज पेंडिंग है डिस्कस किया जाए क्या हर्डल्स हैं जिस वजह से वो पेंडिंग अभी भी रखी हैं, और उसको जल्द से जल्द उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए या उनको फोर्टिफाई किया जाए। प्राइवेट सेक्टर को भी अब हम जानते हैं कि इन अकाउंट लिया जा रहा है, लिहाजा अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेडली उनके इनपुट के जरिए मजीद हुकूमत को बेहतरी या आसानी फराहम की जाएगी कि वो पॉलिसीज को डिजाइन करें और अपनी जितनी भी फ्रेमवर्क्स हैं उन्हें फॉर्मुलेट करें। इकोनॉमिक्स से ज्यादा सोशो इकोनॉमिक्स पर फोकस करने की जरूरत है, और एट द एंड ऑफ द डे हम जानते हैं कि पॉलिटिकल विल पावर जरूरी है ताकि जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनको इकोनॉमिक बेटरमेंट से और मुआशी तरक्की से अलहदा रखा जाए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।